तो दोस्तों, चाहे कॉमिक्स हो या मूवी, स्पाइडरमैन का जो सबसे फेमस विलन है वो है वेनम। और ये विलन हमें एक बार 2007 की स्पाइडरमैन 3 मूवी में दिखे चुका है, लेकिन उसे फिल्म में इस करैक्टर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। इसी वजह से सन 2018 में वेनम के ऊपर फिर से एक मूवी बनाई गई जो कि पूरी तरह से इसी करैक्टर पर बेस्ड है। इस फिल्म में हमें सिम्बोस की काफ़ी अच्छी ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई। इसके अलावा ये एक बहुत बढ़िया एक्शन फिल्म है। अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं वेनम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते। संगीत, ये कहानी है सिम्पीड्स की, जो कि चिपचिपी रबर की तरह दिखने वाले एलियंस है और वह क्लिंटन नाम के एक प्लेनेट पर रहते हैं। ये एलियंस अक्सर किसी दूसरे जिंदा जीव के साथ जुड़कर रहते हैं जिन्हें होस्ट कहा जाता। तो वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे जीव यानी होस्ट के साथ जुड़ने हैं तो वह बहुत ताकतवर बन जाते हैं और तब वो शिकार करके खाना खाता है और कभी बर वह अपने होस्ट को ही खा जाते हैं। इस तरह से लाखों सिम्बियोट्स बहुत साल से अपने प्लेनेट के दूसरे जीवन को मार रहे थे और खुद का पेट भर रहे थे। इसी वजह से क्लिंटन प्लेनेट के बाकी जिंदा प्राणियों की तादाद काफ़ी कम हो जाती है और सिम्बियोट्स का जीना मुश्किल होने लगता है। इसलिए बहुत से सिम्बियोट्स खाने की तलाश में दूसरे ग्रह पर जाना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते सन 2018 अपने कई साथियों के साथ एक करमेंट पर सवार होकर पृथ्वी ग्रह की तरफ निकाल जाता है, पर उनकी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले होगी वह करमेंट एक कंपनी को मिल जाता है जिसका नाम था लाइफ फाउंडेशन। लाइफ फाउंडेशन एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी थी जो कि दवाएं बनती थी और इंसानों की बीमारी का इलाज ढूंढते थी। इस कंपनी का मालिक था कॉटन ब्रेक, जो कि एक बहुत होशियार मगर काफ़ी खतरनाक आदमी था। वो अपनी रिसर्च के लिए इंसानों और जानवरों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करता था। इसके अलावा ब्रेक का यह मानना था कि इंसानों की लापरवाही की वजह से ये दुनिया बर्बादी की कागर पर पहुंच गई है, इसीलिए उन्हें जल्द ही दूसरे ग्रह ढूंढकर उन पर बचाना होगा। इसी वजह से लाइफ फाउंडेशन ने खुद के कुछ रॉकेट बनाए और उन्हें पृथ्वी जैसे ग्रह ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में भेज दिया। फिर कुछ टाइम बाद जब उनका रॉकेट धरती पर वापस लौट लगता है तो उन्हें वो कमेंट दिखे जाता है जी पर सिम्बियोट्स मौजूद थे। तब लाइफ फाउंडेशन के एस्ट्रोनॉट्स उसे कमेंट पर जिंदा जीव देखकर हैरान हो जाते हैं और वो उसमें से कर सिम्युलेटर निकालना में उन्हें जल्द ही दूसरे ग्रह ढूंढकर उन पर बचाना होगा। इसी वजह से लाइफ फाउंडेशन ने खुद के कुछ रॉकेट बनाए और उन्हें पृथ्वी जैसे ग्रह ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में भेज दिया। फिर कुछ टाइम बाद जब उनका रॉकेट धरती पर वापस लौट लगता है तो उन्हें वो कमेंट दिखे जाता है जी पर सिम्बियोट्स मौजूद थे। तब लाइफ फाउंडेशन के एस्ट्रोनॉट्स उसे कमेंट पर जिंदा जीव देखकर हैरान हो जाते हैं और वो उसमें से कर सिम्युलेटर निकालना में कामयाब हो जाती है। जिम राइट भी शामिल था, वह इसे भी पृथ्वी पर ही आना चाह रहे थे, इसीलिए वह शांति से उनके पास चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रॉकेट धरती के करीब पहुंचता है तब राइट एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर कब्ज कर लेट है, जिसकी वजह से वो रॉकेट क्रश हो जाता है और मलेशिया देश में गिर जाता है। तब लाइफ फाउंडेशन के लोग वहां जाकर उसे रॉकेट में से 3 सिम्स को निकाल लेते हैं और उन्हें अपने हेडक्वार्टर भेज देते हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को में था। उसे हादसे में सभी एस्ट्रोनॉट्स मार गए थे, लेकिन राइट ने जिसकी बॉडी पर कब्ज किया था वो एस्ट्रोनॉट करने के बावजूद भी जिंदा रहा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पर रास्ते में ही राइट सिम्बी और उसे एम्बुलेंस के लोगों पर हमला कर देता है और वो उसे एस्ट्रोनॉट की बॉडी से निकालकर एक नर्स की बॉडी में चला जाता है और फिर वो नर्स लाइफ फाउंडेशन की तलाश में मलेशिया से निकालकर सन फ्रांसिस्को जान लगती है, क्योंकि राइट जब उसे एस्ट्रोनॉट की बॉडी में था तब उसने उसके दिमाग को पढ़कर लाइफ फाउंडेशन और पृथ्वी ग्रह के बारे में सब कुछ जान लिया था। इसलिए उसने ये प्लान बनाया कि वह
कार्टून देख के रॉकेट से वापस अपने प्लेनेट पर जाएगा और बहुत सारे सिम्युलस को लेकर पृथ्वी पर जाएगा ताकि वो लोग इस ग्रह पर कब्जा करके अपनी भूख मिट सके। दूसरी तरफ कार्लटन ट्रिक को वो 3 सिम्बू और मिल गए थे जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, लेकिन इस सब के बीच मीडिया में यह बात फैल गई थी कि लाइफ फाउंडेशन का एक रॉकेट क्रश हो गया है जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई है। इस मामले को छुपाने के लिए कार्टून ब्रेक एक बड़े न्यूज़ चैनल पर अपना इंटरव्यू देने का फैसला करता है ताकि वो उसे रॉकेट वाली घटना से लोगों का ध्यान हटाकर अपनी कंपनी की बड़ाई मार सके। कार्टून का इंटरव्यू लेने का कॉमेडी ब्लॉक नाम के एक आदमी को सौंप जाता है जो कि एक बहुत बढ़िया न्यूज़ रिपोर्टर था। वो अक्सर अपनी इन्वेस्टिगेशन से बुरे लोगों की पाल खोलना था। जब उसे कार्टून ब्रेक का इंटरव्यू लेने बोला जाता है तो एड इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले ये चाहते थे कि उसे इंटरव्यू में बस ब्रेक की तारीफ हो, पर यह जानता था कि वो एक जमी है और यह इंटरव्यू बस एक नाटक है। लेकिन फिर भी चैनल वालों की जबरदस्ती करने पर एड वो कम करने के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान आईडी अपनी मंगेतर नबान से मिलता है जो कि एक वकील थी और फिलहाल वो लाइफ फाउंडेशन की लीगल के संभल रही थी हैं कि कंप्यूटर से आईडी को ये पता चल जाता है कि लाइफ फाउंडेशन की इलीगल एक्सपेरिमेंट में कई लोगों की जान गई है। इसके अगले दिन जब एडी कार्टून का इंटरव्यू लेट है तो वो उसके इलीगल एक्सपेरिमेंट की बात करके उसकी पाल खोलना की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ब्रेक एड और एन दोनों को नौकरी से निकाल का लेट है और तब एन गुस्से में एड से रिश्ता तोड़ देती है। इसके बाद एडी को कहानी भी नौकरी नहीं मिलती और वह बहुत मुश्किल से अपना गुजर करता है। दूसरी तरफ फ्लाइट अलग अलग लोगों के शरीर से गुजरते हुए मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को आने की कोशिश कर रहा था। इधर लाइफ फाउंडेशन के साइंटिस्ट पर एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा लेते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे जीव यानी होस्ट की जरूर है, इसलिए उन सिम्बोस को पहले जानवरों के साथ जोड़ा जाता है और जैसे ही वह टेस्ट कामयाब होते हैं तब ड्रुग उन्हें इंसानों के साथ जोड़ने की तैयारी चालू कर देता है, क्योंकि उसका यह मानना था कि अगर इंसान और मिलन हो जाए तो वो स्पेस में जाकर दूसरे ग्रहण पर जिंदा रह सकेंगे। इसलिए ब्रेक गरीब और बेघर लोगों को पढ़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिसमें उन लोगों को सिम्बियोज के सामने खुला छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस के लिए होस्ट और सिम्बी का सही मैच होना जरूरी था, नहीं तो उसमें होस्ट मार सकता था और उन एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर लोगों का मेल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सिम्बी होश उन्हें अंदर से खाकर मार डालते हैं। लेकिन ट्रैक इस कम को रोकना नहीं, वो लगातार अपने एक्सपेरिमेंट करता रहा है और कई लोग मरते जाते हैं। ये सब देखकर लाइफ फाउंडेशन की एक साइंटिस्ट जिसका नाम डोरस्कर था वो बहुत घबरा जाती है और वह ये जानलेवा एक्सपेरिमेंट बैंड करवाने का सोचती है, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाती क्योंकि टेक उसकी फैमिली नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए वह मदद मांगती है कि वो ब्रेक का सच सबके सामने लेकर आए, पर एडी पहले से ही बहुत परेशान था क्योंकि कार्टून ब्रेक ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसलिए वो लाइफ फाउंडेशन के मामले से दूर ही रहना चाहता था, जिसकी वजह से वो डोरा स्कार्फ की मदद नहीं करता। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आईडी की मुलाकात एन से हो जाती है, जो कि अब एक दूसरे आदमी की साथ रिलेशनशिप में थी। ये देखकर आदि को अपनी हालात पर बहुत पछतावा होता है और तब वो कार्टून ब्रेक से बदला लेने की कसम का लेट है। इसलिए वो डोरा स्कार से मिलता है, जो कि उसे चुपके से कंपनी के अंदर ले जाती है ताकि वहां से कुछ सबूत हासिल कर सके। फिर आईडी वहां लैब में जाकर कुछ मारे हुए लोगों की फोटोज लेट है, पर तभी वहां उसे एक जानी पहचानी औरत नजर आई है जो कि मदद मांगती है। वो औरत में मां चुपकी थी, लेकिन उसके अंदर एक सिम भी वोट था जो कि बाहर आना चाहता था। इसलिए एडिट जैसे ही उसे वहां से बाहर निकलता है, तब वो सिम भी और उसे औरत का शरीर छोड़कर के शरीर में घुस जाता है। फिर एक सबसे बचते हुए उसे कंपनी से बाहर निकलता है। उसे
सिम्बू की वजह से अब उसके शरीर में काफी बदलाव आ गई थी और उसे एक अजीब सी आवाज भी सुने दे रही थी, लेकिन एडी उसे पर ध्यान नहीं देता और वो लाइफ फाउंडेशन के सबूत लेकर इसे मिलने चले जाता है, क्योंकि वो एक वकील थी। उसे वक़ौर और उसका नया बॉयफ्रेंड डांस एक रेस्टोरेंट में थे। आईडी वहां जाकर उससे बात करता है, लेकिन फिर वो सिम भी और की वजह से अपने आप ऐसे बाहर हो जाता है। तब इनका बॉयफ्रेंड, जो कि एक डॉक्टर था, वह आईडी को अपने हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका चेकअप करता है, जिससे उन्हें पता चला है कि एड के अंदर एक दूसरा प्राणी है, लेकिन वो उसे उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते। दूसरी तरफ ड्रेक को यह पता चल जाता है कि डोरस करने आदि को कंपनी के अंदर लाया था, जिसकी वजह से उनका एक सिम भी आउट वहां से जा चुका है। इसीलिए ड्रग गुस्से में डोरा को एक सिम भी और के सामने छोड़ देता है, जिससे डोरा और वह सिम भी वोट दोनों मार जाते हैं। इसके अलावा एक और सिम्बाड सही होस्ट नहीं मिल अपने से जरा डर जी नहीं पता। अब देख के 3 में से 2 सिम भी और मार चुके थे और जो जिंदा था वो एजुकेशन में था। इसीलिए ड्रेक उसे एम्बर को वापस हासिल करने के लिए आईडी के पास अपने गुंडे भेजता है, पर इधर एडी के अंदर जो सिम्बू था उसका उससे परफेक्ट मैच हो गया था। इसी वजह से एडी बहुत ताकतवर बन जाता है और वो सिम की मदद से ड्रेक की गुरु पर बहुत भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग सिम्बाड सही होस्ट नहीं मिल अपने से जरा डर जी नहीं पता। अब देख के 3 में से 2 सिम भी और मार चुके थे और जो जिंदा था वो एजुकेशन में था। इसीलिए ड्रेक उसे एम्बर को वापस हासिल करने के लिए आईडी के पास अपने गुंडे भेजता है, पर इधर एडी के अंदर जो सिम्बू था उसका उससे परफेक्ट मैच हो गया था। इसी वजह से एडी बहुत ताकतवर बन जाता है और वो सिम की मदद से ड्रेक की गुरु पर बहुत भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग आईडी का पीछा नहीं छोड़ते। तब वो सिम भी वोट पूरी तरह से उसकी बॉडी को कर लेट है, जिससे आईडी एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। फिर वो उन गुरों से निपट के सबसे दूर चला जाता है, जहां वो सीन को बोलना है कि उसका नाम वेनम है और उसकी प्रजाति के लोग यहां अपनी भूख मिटाने आए हैं और वो अपने ग्रह के दूसरे सिम्बियोट्स को भी यहाँ लाना चाहता है, जिसके लिए उसे कॉटन ब्रेक के रॉकेट की जरूर है और उसे रॉकेट तक पहुँचने के लिए वेनम आईडी से मदद मांगता है। बदले में वो उसकी जान कृष्णा ने और उसे ताकतवर बनाने की बात करता है, जिसके लिए एडी तैयार हो जाता है, लेकिन वह पहले कार्टून ब्रेक का सच सबके सामने लाना चाहता था। इसीलिए वो अपने पुरान न्यूज़ चैनल के ऑफिस में जाता है ताकि वो अपने बस को ब्रेक के खिलाफ सबूत दे सके, पर उसे बिल्डिंग में आईडी को घुसने नहीं दिया जाता। इसीलिए वो वेनम वाले रूप में उसे बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। वो वहाँ सबूत तो छोड़ देता है, लेकिन उसका भयानक रूप देखकर मिलिट्री वाले वहाँ आ जाते हैं और उसे घर लेते हैं। तब एडी फिर से वेनम बैंड कर उन सबको हर देता है तभी और वहाँ आ जाती है और वह एड का सिम्बू वाला रूप देख लेती है, जिससे वह बहुत डर जाती है। इसलिए और उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ दे एडी को बताता है कि वो सीमित उसकी बॉडी को अंदर से सदा रहा है। हालांकि वेनम उसे बोलना है कि यह डैमेज सिर्फ टेम्पररी है और वो उसकी बॉडी को ठीक कर देगा, लेकिन अदीब फिर भी उसे अपने से अलग करने का फैसला करता है। आईडी को अब तक कमजोरी पता चल गई थी कि उन्हें तेज आसपास और आज से खतरा है, जो कि उसने एन को भी बता दिया था। इसलिए और उसे हॉस्पिटल की मरी मशीन से तेज आवाज निकलते हैं, जिससे वेनम उसकी बॉडी को छोड़ देता है। इसके बाद एड्स हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और तभी काटन डिप के आदमी वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें ग रहा था कि एडी के पास वो सिम भी वोट है। दूसरी तरफ राइट सिरपलियां अलग अलग लोगों से गुजरते हुए मलेशिया से सन फ्रांसिस्को ए जाता है। फिर वो लाइव फाउंडेशन पहुंचता है, जहां वो काटन ब्रेक के शरीर में घुस जाता है और किस्मत से उन दोनों का आपस में परफेक्ट मैच हो जाता है। तब राइट ब्रेक को बोलना है कि वो अपने ग्रह पर वापस जाकर दूसरे सिमिट्स को भी यहाँ लाना चाहता है, जिसके लिए ड्रग भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो सिम भी और
इंसानों के मिलन को विकास समझ रहा था तभी उसके आदमी को पढ़कर वहां ला लेते हैं। पर जब ड्रेक और राइट ये देखते हैं कि वेनम उसके साथ नहीं है, तब डिंक अपने गुरु को एडी को करने बोल देता है। उधर वेनम को यह पता चल गया था कि आदमी उठाकर ले गए हैं, इसलिए वो है कि शरीर में घुस जाता है और वो दोनों जाकर आईडी को बच्चा लेते हैं। फिर वेनम वापस एड के पास जाता है। अब वेनम का इरादा पूरी तरह बदल गया था। पहले वो राइट की तरह ही पृथ्वी पर कब्ज करना चाह रहा था, लेकिन अब उसे ये दुनिया अच्छी लगेगा गई थी और वो यहाँ पर इकलौता ताकतवर एलियन बनकर रहना चाह रहा था। इसलिए वो राइट के खिलाफ हो जाता है और पृथ्वी को बचाने का सोच लेट दूसरी तरफ कॉटन प्लेनेट पर जाने के लिए अपना रॉकेट तैयार कर रहा था। पर उसके सभी साथी ये समझ गए थे कि वह सिमिलर्स के पीछे पागल हो गया है, इसलिए वो लोग उसे रॉकेट लॉन्च को रोकने की कोशिश करते हैं। पर तभी डक राइट का रूप लेकर उन सबको मार डालता है। फिर वो अपने रॉकेट में जान लगता है, लेकिन तभी वेनम वहां पहुंच जाता है। राइट को ग रहा था कि वेनम उसका साथ देने आया है, पर जब वेनम उसका विरोध करता है तो राइट उसे लड़ना शुरू कर देता है और वह वेनम को एड से अलग लेकर के उसे पर जानलेवा हमला कर देता है। फिर राइट उसे रॉकेट में बैठकर स्पेस में जान लगता है, लेकिन तभी वेनम एडी से दोबारा जुड़ जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है और तब वेनम उसे रॉकेट की फ्यूल टैंक को फोड़ देता है, जिससे वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और ड्रेक और राइट दोनों मार जाते हैं। इस सब के बाद एड को उसकी पुरानी नौकरी वापस मिल जाती है, क्योंकि अब सबको लाइफ फाउंडेशन की असलियत पता चल गई थी और अब वेनम और एडी हमेशा के लिए साथ में रहने और दुनिया की रक्षा करने की फैसला करती है। और क्योंकि सिम्बियोट्स को इंसानों को खाने का शौक था, इसलिए एडी तय करता है कि वेनम सिर्फ बुरे लोगों को ही मारकर खाएगा। मूवी की मिड क्रेडिट सीन में एडी एक मुजरिम से मिलने जय में जाता है, जिसका नाम था क्लिटोरिस कैसेडी। कैसेडी एक सीरियल किलर था जिसने अब तक कई लोगों को मारा था और उनकी राशि कहानी छुपा दी थी। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि उसने किस किस को मारा है और उन्हें कहाँ छुपाया है, लेकिन कैसे भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। फिर एक दिन पुलिस को बोलना है कि वो एडी ब्रोक को अपना इंटरव्यू देना चाहता है, इसीलिए पुलिस वाले आईडी को उसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलेट हैं। तब कैसेडी उसे अपनी कहानी बताने लगता है और बोलना है कि वो उसे जय से जरूर बाहर निकलेगा और फिर से लोगों को मारना शुरू करेगा। इसके आगे की कहानी वेनम 2 मूवी में दिखाई गई है। तो दोस्तों, आया था वेनम 1 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन, ए फ्लैट होगा वेनम 2 का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, 2018 की वेनम मूवी के हिट होने के बाद इसका दूसरा पार्ट आना तो तय था और अच्छी बात यह है कि इसके सीक्वल में भी सिम्बियो की ही कहानी आगे बढ़ाई गई, जहां हमें मार्वल कॉमिक्स का सबसे खतरनाक सिम्बियो नजर आया। कार्नेज का जन्म हुआ है वेनम से, लेकिन वो वेनम से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसका होस्ट एक बहुत बुरा आदमी है, जिसकी स्टोरी हमें इस मूवी में दिखाई गई है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं वेनम लेट डे अभी कार्नेज मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते। टेनमॉय स्टोरी टेलर प्रेजेंट वेनम मूवी स्टोरी है। इस मूवी की स्टोरी पिछले पार्ट के 1.5 साल बाद की है। वेनम, सिम्बियो और एडी ब्रॉय अब तक एक साथ एक ही शरीर में रह रहे थे, पर उन दोनों में फिलहाल काफी अनबन चल रही थी, क्योंकि वेनम खुल के जीना और बुरे लोगों को मारकर खाना चाहता था, लेकिन एडी इसके लिए राजी नहीं होता और वो वेनम को अपने अंदर ही दबाक रखता है। इसी बीच एक दिन एडी को एक क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने बुलाया जाता है, जिसका नाम था क्लीट्स कैसेडी। कैसेडी एक सीरियल किलर था जिसने अब तक कई लोगों को मारा था और उसने उनकी लाशें कहीं छुपा दी थी। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि उसने किस किस को मारा है और उन्हें कहाँ छुपाया है, पर कैसेडी अपना मुंह नहीं खोल रहा था और वह सिर्फ एडी ब्रॉय से ही बात करना चाहता था, क्योंकि क्लीट्स की पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत एडी के जैसी थी, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाह
रहा था। फिर जब एडी उसका इंटरव्यू लेने आता है तब कैसिडी उसे बोलता है कि अगर वह उसकी बातें सुनेगा तो वह अपने सारे राज उसे बता देगा, लेकिन एडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो वेनम की मदद से कैसिडी की बनाई हुई सभी ड्रिंक्स को समझ लेता है और उससे ये पता लगा लेता है कि कैसिडी ने लोगों की लाशें कहाँ छुपाई है। इसकी वजह से एडी का करियर बहुत आगे बढ़ जाता है और कैसिडी को मौत की सजा हो जाती है, जिससे वो एडी से नफरत करने लग जाता है। फिर क्लीट्स अपनी सजा के कुछ दिन पहले एक आखिरी बार एडी को मिलने के लिए बुलाता है और जब एडी जाकर उससे बात करता है तब कैसिडी उसे बहुत बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से वेनम को गुस्सा आ जाता है और वह कैसिडी पर हमला कर देता है। तभी कैसिडी एडी के हाथ पर काट लेता है और क्योंकि उस वक्त वेनम सिम्बियो एडी के शरीर में था इसलिए कैसिडी के उसे काटते ही सिम्बियो का एक हिस्सा उसके पास चला जाता है और वह कैसिडी के शरीर में बने लगता है। दूसरी तरफ एडी और वेनम का झगड़ा हो जाता है क्योंकि वेनम काबू से बाहर हो गया था। इसी वजह से एडी उस सिम्बियो को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है और तब वेनम भी खुशी खुशी एडी से अलग हो जाता है और वह कैसिडी एडी के हाथ पर काट लेता है और क्योंकि उस वक्त वेनम सिम्बियो एडी के शरीर में था इसलिए कैसिडी के उसे काटते ही सिम्बियो का एक हिस्सा उसके पास चला जाता है और वह कैसिडी के शरीर में बने लगता है। दूसरी तरफ एडी और वेनम का झगड़ा हो जाता है क्योंकि वेनम काबू से बाहर हो गया था। इसी वजह से एडी उस सिम्बियो को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है और तब वेनम भी खुशी खुशी एडी से अलग हो जाता है और वह दूसरे लोगों के शरीर पर कब्जा करके आज़ादी से घूमने लगता है। उधर कैसिडी की सजा का दिन आ जाता है और उसे मारने के लिए एक जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन उस इंजेक्शन के लगते ही कैसिडी के अंदर का वह सिम्बियो जाग जाता है और वह बाहर निकलकर उसके पूरे शरीर को घेर लेता है, जिससे कैसिडी एक भयानक मॉन्स्टर बन जाता है जो कि वेनम से भी ज्यादा ताकतवर था। क्योंकि कैसिडी और उस सिम्बियो की बॉन्डिंग एडी और वेनम से भी ज्यादा अच्छी थी इसलिए वह बहुत खतरनाक बन गया था। फिर वो मॉन्स्टर उस जेल में बहुत तबाही मचाता है और वह सभी गाइस को मार के और कैदियों को आज़ाद करके वहां से भाग जाता है। क्लीट्स उस सिंच का नाम रखता है कार्नेज और कार्नेज वेनम और एडी को मारना चाहता था क्योंकि सिर्फ वो दोनों ही उनके लिए खतरा थे, जिन्हें मारने के बाद कार्नेज अकेला इस दुनिया पर राज कर सकता था। लेकिन वेनम को मारने से पहले कैसिडी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था। बहुत साल पहले कैसिडी जब छोटा था तब उसकी खराब मानसिक स्थिति की वजह से उसे एक खास स्कूल में रखा गया था, जहां उसकी मुलाकात फ्रांसिस बरिसन नाम की एक लड़की से हुई थी जिसके पास तेज आवाज निकालने की शक्ति थी। फ्रांसिस भी कैसिडी के जैसी पागल और खतरनाक थी, इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। पर बाद में फ्रांसिस को उस स्कूल से निकालकर रेवनक्रॉफ्ट नाम की एक सीक्रेट मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। तब से कैसिडी और फ्रांसिस बिछड़ गए थे, लेकिन उनका आपस में प्यार कम नहीं हुआ था और वह दोनों कई साल से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अब कैसिडी कार्नेज की मदद से फ्रांसिस को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एडी को ये पता चल जाता है कि कैसिडी जेल से भाग गया है और वह एक मॉन्स्टर बन गया है, तो इससे वह ये समझ जाता है कि कैसिडी को उसी की वजह से एक सिम्बियो मिला है और क्योंकि कैसिडी को एडी की वजह से मौत की सजा हुई थी इसलिए उसे यह डर सता रहा था कि कैसिडी उससे बदला लेने आएगा। और फिलहाल एडी के पास अपने बचाव के लिए वेनम भी नहीं था, इसलिए वह वेनम की तलाश शुरू कर देता है और वह ये भी समझने की कोशिश करता है कि कैसिडी की अगली चाल क्या होगी। उधर कैसिडी यह पता लगा लेता है कि फ्रांसिस को रेवनक्रॉफ्ट में कैद रखा गया है, इसीलिए वो वहां पहुंच जाता है और वो कार्नेज की मदद से फ्रांसिस को आज़ाद कर देता है। इसी दौरान जब फ्रांसिस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है तो इससे कार्नेज को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि तेज आवाज सिम्बियोस की कमजोरी थी। फिर कैसिडी और
फ्रांसिस उस जगह को तबाह करके वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी बचपन वाले स्कूल में जाते हैं और अपने पागलपन के चलते वह उस जगह को आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक मल्गन नाम का एक पुलिस ऑफिसर जो कि फिलहाल क्लीट्स कैसिडी का केस संभाल रहा था, वो एडी को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि ऑफिसर मल्गन को लग रहा था कि एडी का कैसिडी से कोई कनेक्शन है और कैसिडी अभी पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। इसलिए ये उस तबाही को रोकने के लिए पुलिस वाले एडी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करते हैं। तब एडी एक लॉयर को बुलाता है जो थी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड एंड वेइंग। असल में एडी को अभी वैनम की जरूरत थी पर वो उसे ढूंढने नहीं जा सकता था, इसलिए वो हेन को पूरी सच्चाई बताकर उसे वैनम को ढूंढने बोलता है और तब एन अपने नए बॉयफ्रेंड डैन के साथ मिलकर वैनम को ढूंढ लेती है और वह खुद वैनम का रूप लेकर जेल तोड़ के एडी को आज़ाद करा देती है। फिर वैनम एडी के पास आ जाता है और वह दोनों मिलकर कैसिडी और फ्रांसिस की तलाश में लग जाते हैं। उधर क्लीट्स और फ्रांसिस अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे और वह अपनी शादी में 3 लोगों की बलि चढ़ाने वाले थे, जिसमें से 2 लोग तो एडी और वैनम थे और तीसरा आदमी था पैट्रिक मल्गन। कई साल पहले ऑफिसर मल्गन के हाथों फ्रांसिस को गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी एक आंख फूट गई थी। तब से फ्रांसिस पैट्रिक मल्गन की दुश्मन बन गई थी और अब वो उससे बदला लेने वाली थी। इसलिए कैसिडी और फ्रांसिस एडी, वैनम और मल्गन को ढूंढना चालू कर देते हैं। इसी के चलते कार्नेज को ऑफिसर मल्गन मिल जाता है, जिसे वो पकड़ लेता है और जब फ्रांसिस एडी की तलाश में उसके घर जाती है तो वहां उसे एडी नहीं मिलता, लेकिन वहां पर उसे एन की फोटो दिख जाती है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस एन के पास जाती है और उसे किडनैप कर लेती है ताकि एन को बचाने के लिए एडी और वैनम सामने आ जाए। फिर डैन और एडी एन को बचाने उस चर्च में जाते हैं जहां क्लीट्स और फ्रांसिस की शादी हो रही थी। वहीं पर पैट्रिक मल्गन भी कैद था। फिर एक तरफ फ्रांसिस मल्गन को मारने लगती है और दूसरी तरफ वैनम और कार्नेज की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कैसिडी और कार्नेज मिलकर एडी और वैनम पे बहुत भारी पड़ते हैं। इसी बीच जब फ्रांसिस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है तो कार्नेज उसकी आवाज से परेशान होकर फ्रांसिस का दुश्मन बन जाता है, जिसकी वजह से कैसिडी और कार्नेज की बॉन्डिंग कमजोर होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों एडी और वैनम को हरा देते हैं और फिर कैसिडी एडी को तड़पाने के लिए एन को मारने के पीछे पड़ जाता है। तब फ्रांसिस कैसिडी को समझाने की कोशिश करती है कि अब वो ये तबाही रोक दे, लेकिन इससे कार्नेज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ्रांसिस को मारने लगता है, जिससे कैसिडी और कार्नेज का आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर एडी और वैनम कार्नेज पे हमला कर देते हैं और एन को बचा लेते हैं, लेकिन कार्नेज अब तक हारा नहीं था। वो फिर से वैनम से लड़ने लगता है। तब एडी और वैनम फ्रांसिस को उकसा कर उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलवा है, जिसकी वजह से वह पूरा चर्च तबाह हो जाता है और क्लीट्स और कार्नेज अलग हो जाते हैं। और तब वैनम कैसिडी से अलग हुए सिम्बियो को खा जाता है और उसे अपने शरीर में समा लेता है। फिर वह कैसिडी को भी मार डालता है। उस चर्च की तबाही में फ्रांसिस भी मर गई थी, लेकिन उधर मल्गन पर जानलेवा हमला होने के बावजूद भी वो अब तक जिंदा था, क्योंकि उसकी बॉडी में भी अब एक सिम्बियो आ गया था। इस सब के बाद एडी शहर छोड़कर एक आइलैंड पर चला जाता है, क्योंकि उसने जेल से भागकर कानून तोड़ा था, इसलिए पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि एडी और वैनम अपने यूनिवर्स से टेलीप होकर एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा जादू किया था जिससे स्पाइडरमैन को जानने वाले सभी लोग उस दुनिया में आ गए थे। और क्योंकि हर सिम्बियो मल्टीवर्स के दूसरे सिम्बियो के दिमाग से जुड़ा हुआ था, इसलिए वैनम को यह मालूम था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, जिसकी वजह से उस पर डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू काम कर गया। और क्योंकि एडी उस वक्त सिम्बियो से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह भी वैनम के साथ उस यूनिवर्स में
पहुंच गया, लेकिन क्योंकि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में रहता था और एडी मैक्सिको में था, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा अपना जादू करते हैं तो उससे दूसरे यूनिवर्स के सभी लोग वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं, पर एडी के वापस जाने के बावजूद भी वेनम सिंच का एक छोटा सा हिस्सा उसी यूनिवर्स में रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी वेनम 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिले। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें क्लिंट दिखाया जाता है। ये वो ग्रह था जहां से वेनम आया था और अब जैसे कि हमारी दुनिया पर पाई जाने वाली ह्यूमन सिविलाइजेशन को ह्यूमंस कहा जाता है, वैसे ही वहां की सिविलाइजेशन को सिम्बियो कहा जाता है। तभी हम उनके बीच में बैठे उनके लीडर या फिर कहीं की रूलर को देख पाते हैं, जिसका नाम होता है नल। अब बेसिकली इस पूरी सिविलाइजेशन को बनाया तो नल ने जसूर था, मगर कुछ टाइम के बाद में इन्हीं सिम्बोस ने ही उन्हें ओवरपावर कर दिया और अब करके बंद कर दिया है। और अब यहाँ से नल को निकलने के लिए कोडेक्स चाहिए, जो कि उसके बाहर निकलने की चाबी है, जिससे कि वह अब बाहर निकलकर डार्कनेस को पूरी तरीके से फैला सके और अब इस पूरी दुनिया तो क्या पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सके। और इसी के साथ साथ हम व्यूवर्स को ये भी दिखाई पड़ता है कि ओनली सिम्बियो ही नहीं बल्कि यहाँ पर जेनोफेज भी दिखाए जाते हैं। जेनोफेज का काम होता है सिम्बोस को पकड़ करके खा जाना। ये काइंड ऑफ हमारी दुनिया के बब्बर शेर हैं, जैसे कि अगर इंसान गलती से इनके आगे आ जाए तो ये पकड़कर खा जाते हैं, तो वैसे ही कुछ जेनोफेज भी होते हैं। और अब नल ने ही अपने जेनोफेज को यह आदेश दे दिया होता है, जगह जगह पर जाओ या फिर कहीं की पूरी दुनिया में घूमो और मुझे वो कोडेक्स लाकर के दो। और यहाँ उसके पास में पावर भी थी कि वो अलग अलग पोर्टल्स खोल करके पूरे ब्रह्मांड में अपने इन जेनोफेजेस को भेज सके। तो वह ऐसा ही करता है। हर जन फेज उस पोर्टल से बाहर निकलकर देशों दुनिया में फैल जाते हैं, ताकि वो सभी नल के लिए कोडेक्स ढूंढ सके। जिसके बाद में एज यूजुअल मार्वल का एंट्री आता है और इंट्रो खत्म हो जाने के बाद में हम डायरेक्टली उसी सीन को देख पाते हैं जहां पर टॉम हार्डी यानी कि एडी ब्रोआ उसी क्लब में बैठा था, जिसकी एंडिंग हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखी थी, या फिर कहें कि उसके क्रेडिट सीन्स में देखी थी। अब पेशे से एक रिपोर्टर एडी ब्रोआ, जो कि जानना चाहता था कि आखिर मार्वल यूनिवर्स है क्या, थानोस कौन था। तो ये जो बारटेंडर था ये सारी इंफॉर्मेशन उसे दे रहा था कि कैसे थानोस ने एक चुटकी के साथ में ब्लिप क्रिएट कर दिया, जहां से 5 सालों के लिए हर कोई आधी जनता गायब हो चुकी थी। और अब जैसे ही बारटेंडर वहां से चला जाता है तो यहाँ एडी ब्रोआ अपने वेनम के साथ जो कनेक्टेड होता है, तो वेनम उसकी सहायता के लिए या फिर कहे कि उसके ऐशो आराम के लिए उसे ड्रिंक वगैरह बना करके दे रहा होता है। मगर इन्हीं सारी चीजों को वो बारटेंडर देख लेता है, लेकिन तभी वहां टीवी में न्यूज भी आने लगती है, जिसमें ये बताया जाता है कि पैट्रिक मूलिगन यानी कि जो पुराने इंस्पेक्टर थे उन्हें किसी ने मार दिया है। अब इस वक्त वो होता है मेक्सिको में और कांड हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। तो अगर वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए सैन फ्रांसिस्को जाता है तो पुलिस उसे धर दबू जाएगी। अब अगर आपने मेरी एक्सप्लेन करी हुई पहले वेनम लेट देयर बी कार्नेज देखी होगी, तो उसमें पैट्रिक मल्गन, जो कि एंड में वेनम और कार्नेज की फाइट के बीच आ चुका था, वो गिर चुका था और उसकी आंखें शाइन कर रही थी। इसका मतलब ये था कि उसके अंदर भी सिम्बियोसिस एग्जिस्ट करता है। अब बेसिकली यहाँ पर सीन ये होता है कि वो मलिकिन की हेल्प तो करना चाहता था, मगर उसे यह बात सता रही थी कि अगर वह पुलिस के हथे चढ़ गया तो अपनी बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। दैट इज हाई वो यहाँ से सीधा न्यूयॉर्क जाने लगता है, क्योंकि न्यूयॉर्क में वो एक ऐसे जज को जानता था जिसके काले राज ऑलरेडी वेनम यानी
कि एडी को मालूम थे तो इस काम में वो जज उसकी मदद कर सकता था, यानी कि उसे बचाने के लिए कुछ फैक्ट्स या फिर फाइल्स वगैरह कोर्ट में शो करके तो वो यहाँ से अपनी जर्नी न्यूयॉर्क के लिए शुरू करता है। और अब जब बात आती है पेमेंट की तो गलती से ह्यूमन हेड की जगह वेनम यानी कि सिम्बियो वाला हैंड उसे पेमेंट कर देता है और तभी उसका एक छोटा सा आश वहां पर छूट जाता है। और अब जब वो उस क्लब से बाहर निकलता है तो ढेर सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ये कुत्ते जरूर किसी मुसीबत में हैं। और जब वो उनकी आवाजों का पीछा करते हुए का ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर और भी ढेर सारे कुत्तों को पिंजरे में बंद करके रखा था, तो जैसे ही वेनम उन्हें बचाने की कोशिश करता है तो वहां पर कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली इन सभी गुंडों का प्लान था कि इन हाइब्रिड कुत्तों को मार्केट में या फिर कहीं की ब्लैक मार्केट में बेचकर इनसे अच्छे खासे पैसे कमा ले, लेकिन अब इनका सामना वेनम से था। अब यहाँ पर ये गुंडे उसे यहाँ से निकल जाने के बारे में कहते हैं। खैर एडी इन्हें मना भी करता है कि मेरी बात मान जाओ, कुत्तों को आजाद कर दो, जिसके बदले में तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मगर वो तो उल्टा उसी पर शूट करने लग जाते हैं। और अब गुस्से में एडी वेनम बनकर एक एक को पकड़कर यानी कि इन चारों की मुंडिया खा जाता है। ये सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था, विच वाज लिटरली एपिक। देन वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और अब उनसे भी डॉग्स को आजाद करवाने के बाद वहां से निकल जाता है। मगर इसी बीच हम व्यूवर से ये नोटिस कर पाते हैं कि पीछे की बिल्डिंग पर एक जेनोफेज आ चुका होता है, जिसने एडी को नोटिस कर लिया था कि उसमें एक सिम्बियो है यानी कि वेनम। मगर इस वक्त वेनम को यह बात पता नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने चुने गए पथ पर निकल चुका था। इसी के साथ हम ऐसे एक और शख्स को देख पाते हैं जो कि वहां की सीसीटीवी फुटेज पर नजर बनाए रखा था और ये कह रहा था कि ये बेरी ब्रॉ बाहर आ चुका है, हमें इसे पकड़ना ही होगा। वेल ये है कौन फिलहाल के लिए नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको एंड में बताऊंगा। एंड देन वो कॉल करता है जनरल रॉक्स को, जिसे कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में बीइंग मैडॉक देखा था यानी कि काल। और अब जैसा कि फुटेजेस उसे एक बार के पास से मिले होते हैं तो रॉक्स सीधा उस क्लब में पहुंच जाता है। उस बार के मालिक को पूछता है कि जो शख्स अभी भी पेमेंट करके गया तुम उसके बारे में क्या जानते हो, जहां पर वो बंदा बताता है कि उसके ढेर सारे हाथ थे, काले कलर का लिक्विड फॉर्मे का कुछ तो था और एक छोटी सी चीज तो यहाँ पर भी छूट गई, जिसे रेक्स एक छोटे से ट्यूब में कैद करके अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ जाते वक्त वो उस बार वाले को भी बेहोश करके अपनी गाड़ी में डलवा देता है। एंड देन कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, इनका नाम है डॉक्टर पेन, जो कि एरिया 51 की इंचार्ज होती है। हमने आज से पहले बहुत बार अमेरिकन न्यूज में बहुत सारी मूवीज में भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया 51 का नाम सुना है, जहां पर एलियन स्पीशीज के बारे में बहुत सारी चीजें उजागर हो चुकी हैं। कई बार यह भी बताया गया कि एरिया 51 में एक्चुअल के एलियन पाए गए हैं या फिर उनकी बॉडीज को जो है संग्रहित करके रखा हुआ है। तो इस बार हमें एरिया 51 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रक्स उसी सिम्बियो के छोटे टुकड़े या फिर कहीं की वेनम के एक छोटे से बॉय के अंश को लेकर यह होता है। अब यहाँ व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस धरती पर जितनी भी सिम्पोर्ट स्पीशीज थी वो सारी की सारी कैद करके रखी गई थी, जिनके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज थी। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने 4 अलग अलग सिम्बियो स्पीशीज के बारे में बताया था, जिनके कलर अलग अलग थे, रेड, ग्रे, ब्लू, येलो। और अब जो रेक्स वो जो छोटा टुकड़ा सिम्बियो का लेकर आया होता है वो डॉक्टर पेन को दे देता है, जिसके बाद में वो एक और इंसान से मिलने जाती है जिसके अंदर एलियन या फिर कहे कि सिम्बियो सिस पाया गया था। और ये पसंद होते हैं पुरानी वाली मूवी से पुलिस इंस्पेक्टर पैट्रिक मुलिनवेल सेकेंड पार्ट की एंडिंग में दिखाया तो ये गया था कि कार्नेज और वेनम की फाइट के बाद में डायरेक्टली मलगन के अंदर कुछ तो समा गया था। मगर इस मूवी के
अंदर रिक्स ये बताता है कि कार्नेज और वेनम की जब फाइट हो रही थी तो मूलिगन मारे गए, जिसके बाद में वहां की सारी सच्चाई वगैरह सब कुछ उजागर करने के लिए मालूमात करने के लिए इनकी बॉडी को एक सिम्बियो के साथ में जोड़ा गया, जो कि फाइनली एक होस्ट की तरह अच्छी तरीके से काम करने लगा और ये फिर से जिंदा हो गया, यानी कि सिम्बियोसिस से ह्यूमन एसिस्टेंसिया जा सकता है। अब यहाँ पर मलिकिन जिसके अंदर सिम्बोसिस था, या फिर कहे कि सिम्बियो, वो आकर इनको बताता है कि देखो तुम्हारे के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि नल जो कि अब अपने आप को आजाद करवा लेना चाहता है, उसने कोडेक्स हासिल करवाने के लिए बहुत सारे जेनोफेजेस इस धरती पर भेज दिए हैं। अब उसे ये बात इसलिए मालूम थी क्योंकि ये सारे के सारे सिम्बियो माइंड कनेक्टेड होते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल तो एक मूवी थी द एज ऑफ टारो, उसके अंदर ओमेगा और क्लासिक क्रिएचर्स थे जिन सभी के माइंड जुड़े हुए थे और एक बार मर जाने पर वो दिन को रिसेट कर दिया करते थे। तो ऐसी ही कुछ माइंड कनेक्टिविटी हमें इन सिम्बियो और जेनोफेजस के बीच में भी दिखाई जा आती है, जिन्हें की नल ने ही द क्रिएट किया था। और अब जब नल ने ये आदेश दिए हैं कि कोडेक्स लेकर आओ, दैट इस वाई सिम्बियो यानी कि मुलीगन को भी ये बात पता होती है कि अब इस धरती पर खतरा आने वाला है, क्योंकि कोडेक्स के लिए ये जेनोफेज किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सीन देख पाते हैं वेनम का, जो कि न्यूयॉर्क की जर्नी को बहुत ज्यादा फास्ट कवर अप करने के लिए एक प्लेन के साथ चिपक जाता है और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच एक जेनोफेज आकर उस पर हमला कर बैठता है। अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। अब जैसा कि जेनोफेज का साइज ज्यादा बड़ा होता है तो वेनम बहुत ज्यादा मार खाता नजर आता है। अब यहाँ जेनोफेज ने उसे पकड़ा इसीलिए था क्योंकि उसे वेनम के गले पर कोडेक्स दिखाई पड़ रहा था, दैट इज वाई वो उसे खाकर कोडेक्स नल के लिए ले जाना चाहता था। लेकिन वक्त रहते एडी ब्रोआ के साथ वो एक पैराशूट बनकर के कूद जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। और अब नीचे आने के बाद में एडी उससे पूछता है कि भाई आखिर ये क्रीचर कौन था, हमें क्यों मारना चाहता था, इतना बड़ा भयानक जीव। अब यहाँ पर सबसे पहले तो वही पुराना ब्रीफ देता है जो कि मैंने भी आपको दिया था कि नल नहीं क्लिंट स्टार के अंदर दो अलग अलग स्पीशीज को क्रिएट किया था, यानी कि सिम्बियो और जेनोफेज। अब बेसिकली सिम्बोस जो भी थे इन सभी ने आगे चल करके नल के अगेंस्ट होकर उसे लिटार पर ही कैद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारी डार्क ब्लैक पावर्स थी। नेक्रोलॉजी तो कोडेक्स की अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जब एक सिम्बियो एक ह्यूमन के साथ यानी कि होस्ट के साथ कनेक्ट करता है, अगर कंपैटिबिलिटी बैठ जाती है तो एकदम वेनम जैसा रूप एकदम तगड़ा दमदार सुपर हीरो सामने आता है। लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी सी नहीं होती तो या तो वो होस्ट मारा जाता है या फिर सिम्बियो मारा जाता है। लेकिन अगर बाय चोनस कंपैटिबिलिटी बैठ जाने के बाद में किसी सिम्बियो का होस्ट मारा जाए, मान लो कि जैसे वेनम का जब एडी ब्रोआ मारा गया था, हाथ पैर टूट गए थे और जब उसने अपनी कनेक्टिविटी से अपने होस्ट को फिर से जेंडा किया था तो वहां से जो एनर्जी डेवलप होती है वो एक कोडेक्स बन जाती है। और यही कोडेक्स यानी कि यही एनर्जी वेनम के गले के पास में भी थी, दैट इज वाई जेनोफेज उनके ऊपर हमला करके उस कोडेक्स को लेकर भागना चाहता था ताकि नल को दे पाए और नल जो है इस पूरे ब्रह्मांड पर रूल कर पाए। अब यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात ये थी कि अगर सिम्बियो अपने होस्ट यानी कि ह्यूमन फॉर्म में ही रहता है, मतलब कि अगर एडी ब्रोआ बनकर रहता है तो कोडेक्स के सिग्नल कभी जेनोफेज को जाएंगे नहीं। लेकिन जैसे ही एडी ब्रोआ अपने ह्यूमन यानी कि होस्ट वाले फॉर्म से डायरेक्टली सिम्बियो में यानी कि वेनम में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सिग्नल सीधा पहुंच जाएंगे जेनोफेज को। दूर से भी वो चमकती हुई रेज यानी कि वो चमकता हुआ कोडेक्स उसे मालूम चल जाएगा और वो कहीं से भी इन पर हमला कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब इन्हें ज्यादातर ह्यूमन फॉर्म में ही रहना पड़ेगा, उन जेनोफेजेस से अपने आप को
बचाने के लिए। और अब जैसा कि एडी को ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि उसके साथ में कनेक्शन के आने पर ही उसके सिम्बियो में जो कोडेक्स चमकता है, जेनोफेज उसके पीछे आ सकता है। तो वो कहता है कि ये घोड़ा कैसा रहेगा। एंड देन यहाँ पर वेनम यानी कि सिम्बियो जो है वो एक हॉर्सेस में जाकर के हॉर्स मर्फ बन जाता है, जिसके बाद में ये तगड़ा घोड़ा फटाफट से एडी को लेकर जाने लगता है न्यूयॉर्क। लेकिन इसी जर्नी के बीच में यहाँ पर रॉक्स और उसके सोल्जर्स उस पर हमला कर बैठते हैं। अब इसी हमले के बीच में वो गिर पड़ता है पानी में, जहाँ पर वो अपने कुछ और रूप भी चेंज करता है, एक बार मछली में आकर, एक बार मेढक में आकर, और फिर वापस से एडी के ह्यूमन फॉर्म में ही रहता है ताकि जेनोफेज उसका पीछा ना कर सके। अब काफी दूर निकल जाने के बाद में ये लोग एक फैमिली के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर उसे मार्टिन नाम का एक शख्स मिलता है जो कि बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ में एरिया 51 जा रहा हूँ। एरिया 51 एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर यूएस मिलिट्री एलियंस के ऊपर रिसर्च करती है और मैं एलियंस को देखना चाहता हूँ। दैट इज वाई मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो एडी कहता है कि ठीक है, मुझे न्यूयॉर्क तक छोड़ देना। तो वो भी अब उसे गाड़ी में बिठा करके यहाँ तक ले जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि शहर में पहुंचने के बाद उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहे थे। तो वहीं पर मौजूद एक शख्स के ब्लैक सूट टैक्सीडो सूट को हासिल कर लेता है और जब वहां से गुजर ही रहा होता है तो पुलिस भी वहीं पर होती है। तो उनसे बचने के लिए वह पहुंच जाता है एक कसिनो के अंदर, जहां पर वेनम भी उसके साथ में गेम्स खेलने लगता है। वेल रोकड़ा जीतना किसे नहीं पसंद है, अब चाहे वो ह्यूमन हो या चाहे सिम्बियो। तो यहाँ पर वो अच्छा खासा खेल खेलता है। लेकिन तभी मैडम चैन उसे दिखाई पड़ती है। अब मैडम चैन को हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखा था। तो यहाँ पर जैसे ही वो आईडी को देखती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड देन वो उसे अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद में वो उससे डांस करने की इच्छा जाहिर करती है। खैर एडी ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर डांस के लिए तो भाई साहब अपना वेनम हमेशा से ही तैयार था। और इनफैक्ट मूवी का नाम ही वेनम द लास्ट डांस है, इसलिए जैसे ही वो अपने सिम्बियोसिस वाले फॉर्म में आता है तो यहाँ पर जेनोफेज पहुंच जाती है। उसकी एजेस्ट हैंड्स के बारे में पता लगाते हुए यहाँ पर अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस आता है। लेकिन वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसके ह्यूमन फॉर्म को भी यहाँ पर रेक्स के सोल्जर पकड़ करके ले जाते हैं, वो भी सीधा एरिया 51 में। अब जहाँ एक तरफ वेनम को एरिया 51 ले जाया जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ मार्टिन भी एरिया 51 में पहुंच चुका होता है एलियन को देखने के लिए। अब यहाँ पर वेनम का जो कलर था वो ब्लैक था। दैट इज वाई जब भी एडी ब्रोआ की बॉडी के साथ वो मिलता था तो काले कलर का वेनम रेडी होता था। लेकिन यहाँ पर मलिकिन की बॉडी के साथ में जब सिम्बियो कनेक्ट होता है तो वो ग्रीन कलर का था। दैट इज वाई यहाँ पर वो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ता है देखने में। तो ये भाई साहब भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। इनकी आपस में बातचीत होती है कि जेनोफेज किसी भी वक्त वेनम की बॉडी से कैटेक्स को निकालकर नल तक पहुंचा देगा, नल पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। अब हुआ ये था कि रेक्स नहीं चाहता था कि इस सिम्बियो को वापस उसका होस्ट मिले, इसलिए वह एडी को गोली मार देता है। मगर मौका रहते ही यहाँ पर वेनम फिर से एडी की बॉडी में चला जाता है और जैसे ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर जेनोफेजस को इनकी लोकेशन का पता पड़ जाता है। तो वो भी अब एरिया 51 में आकर के तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ डॉक्टर पेन एक चाल चलती है, इस एरिया 51 में जितने भी सिम्बियोसिस यानी कि सिम्बियो मौजूद होते हैं उन्हें खोल देती है ताकि वह वेनम की मदद कर सके और जेनोफेज के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ सके। मगर वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि छोटे मोटे सिम्बियो को तो पकड़कर यूं ही खा जाता था। खैर वेनम कैसे तैसे करके उससे अपना पीछा छुड़वा आता है, एक दूर जगह पर पहुंचता है। लेकिन जैसे ही उसे मालूम चलता है कि मार्टिन और उसकी
फैमिली भी एरिया 51 में एलियन को देखने के लिए आई थी, तो अब कहीं वो लोग मारे ना जाएं। इसलिए वो अगेन वेनम बनता है और इनकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन जेनोफेज फिर से उस पर हमला कर बैठती है। अब यहाँ पर इन दोनों की आगन बहुत जबरदस्त फाइट होती है। अच्छे खासे CGI VFX का इस्तेमाल हुआ है। वेल ये तो हॉल प्रिंट था, लेकिन जैसे ही इसका टीवी प्रिंट आएगा मैं आप लोगों के लिए इसे जरूर लेकर आऊंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, लड़ाई अच्छी खासी चल ही रही होती है और जो जेनोफेज था वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। दैट इज वाई यहाँ पर वेनम उसे कहता है कि इन्हें खत्म करने का अभी आखिरी मौका है। तो अब यहाँ पर क्या करता है वो कि जितने भी सिम्बियो होते हैं उन्हें अपने अंदर मिला लेता है, अपने साइज को बहुत ज्यादा बढ़ाकर लेता है और फिर जेनोफेज के साथ फाइट स्टार्ट करता है। हालांकि इस वक्त तक जेनोफेज ने चिल्ला करके नल तक ये सिग्नल पहुंचा दिया था कि कोडेक्स यहीं पर मौजूद है और मुझे हेल्प चाहिए, तो उस टार वाले पोर्टल में से बहुत सारे जेनोफेजेस यहाँ पर आ जात है। हमला बहुत तगड़ा होता है, बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन अब क्योंकि सारे सिम्बियो इन्फेक्ट वेनम जिसके पास कोडेक्स की ताकत है वो बहुत बड़े साइज का होकर के इन सभी को अपने अंदर फंसा लेता है और एक बहुत ही तगड़े वाले एसिड के ट्रक के पास पहुंचकर नल फोड़ देता है, जिससे उनके ऊपर बहुत सारे एसिड की रेन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारे के सारे ये मारे जा रहे होते हैं। इसी बीच डॉक्टर पेन के पास में एक कंटेनर और था जिसके अंदर स्कन नाम का एक सिम्बियो था, जो कि डॉक्टर पेन की बॉडी के साथ में कनेक्ट हो जाता है, जो कि बाकी लोगों और अपनी असिस्टेंट को बचाकर वहां से निकाल लेती है। खैर इस बड़ी जंग में वो सारे जेनोफेजेस तो तबाह हो जाते हैं, मगर वेनम के चले जाने की वजह से एरी की बॉडी पूरी तरीके से टूट फूट चुकी थी। अब उसका इलाज चलता है, जहां पर हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए एक कमिश्नर भी आता है और बताता है कि तुम्हारी मदद से जो इतना बड़ा खतरा दुनिया पर आने वाला था वह बच गया, यानी कि जो जेनोफेजेस थे उन्होंने हमारी दुनिया को खत्म नहीं किया, तो मैं तुम्हारे ऊपर से जितने भी चार्जेस जो लगे हुए थे वो हटाता हूँ और आज से तुम एक आम नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हो। इस मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि किस तरीके से वेनम के ना होने पर उसे उसकी यादें आती हैं और इन्हीं यादों के साथ में मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब मूवी के अंदर टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, मगर मेरे पास जो प्रिंट है उसमें सिर्फ इसका एंड क्रेडिट सीन ही है, पोस्ट वाला छूट गया, मगर फिर भी मैं वह आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली एंड क्रेडिट में हम ये देख पाते हैं कि नल का एक्चुअल फेस हमें दिखाई पड़ता है और वह कहता है कि अब इस दुनिया यानी कि अर्थ 616 पर आकर वेनम को मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि कि मुझे मालूम चल चुका है कि कोडेक्स मिलेगा कहाँ पर। अब आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके अंदर होता यह है कि वो क्लब वाला बंदा जिसे रेक्स एरिया 51 में लेकर के आया था, वो उस दवाई को देखकर के बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो चुका था। इनफैक्ट उसे वहां पर वो छोटा सा वेनम का टुकड़ा भी दिखाई पड़ता है, जो कि पेमेंट करते टाइम वो छूट गया था वहां पर, यानी कि इसके अगले आने वाले पार्ट्स में यही छोटा टुकड़ा बड़ा होकर के वेनम बनेगा या फिर इस वाले नए होस्ट को बनाएगा अपना नया कंपेटेबल पार्टनर और फिर ये बन करके भिड़ेंगे सीधा नल से और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। आई होप गाय की डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा एल्ज तो लाइक डू, ना एल्ज डिसलाइक डू, कमेंट्स डू, सब्सक्राइब करो नेक्स्ट वीडियोस के लिए। टाटा बाय बाय, शो खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।